हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में। लोधा ग्रुप जो आम जनरली यूज टू लोधा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए अब जानते हैं लोधा ग्रुप के बारे में, मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका मार्केट कैप है अराउंड 1,25,000 का। और पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मैक्रो व्यू दे देता हूँ रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में। हम क्यों इतना डीपली इंटरेस्ट ले रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर में, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे रियल इस्टेट की जो साइकिल है 8-8 10-10 साल चलती है। और अभी हाल ही में कोविड के बाद ही 2021-22 के बाद ये साइकिल अप टर्न हुई है। और इसमें ह्यूज टेलविंड्स हैं, सेक्टर टेलविंड्स है आगे चल के। तो और साइकिल की जनरल जो लेंथ है वो 8-10 साल की तो रहती है। तो जितने भी मैं अभी कॉन कॉल पढ़ रहा हूँ, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रहा हूँ जितने भी कंपनियों के, सबका यही कहना है अभी 2-3 साल ही 3-4 साल मैक्सिमम हुए हैं साइकिल अप टर्न हुए। तो आगे चल के और बहुत ग्रोथ आनी है। और दूसरा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अभी 10 से 20 करोड़ हाउसेस की जरूरत है एट प्रेजेंट। शॉर्टेज है हाउसेस की इतनी, मतलब आप मार्केट टू जीडीपी रेशियो से ही आप कंपेयर कर लो, ओनली 10% है इंडिया में, जो कि कई एशिया पैसिफिक कंपनी से भी, सॉरी, एशिया पैसिफिक कंट्री से भी कम है काफी। मैं तो यूरोप और अमेरिका की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मार्केट कैप टू जीडीपी ओनली 10%, मतलब बहुत कम होता है। तो 10-20 करोड़ तो मकान ऐसे ही बनने आने वाले 5-10 साल में। तो इसीलिए इसमें इतनी टेलविंड्स है। और फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोधा ग्रुप के बारे में जानते हैं। ये ग्रुप बेसिकली मुंबई से स्टार्ट हुआ था। और एमएमआर रीजन में इसका 10% मार्केट शेयर है। और ये एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, काफी लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। और उसके बाद इसने धीरे से अपना प्रेजेंस पुणे में बढ़ाया। उसके बाद ये बेंगलोर में भी एंटर कर दिया है। पुणे में इसने काफी तेजी से ग्रोथ दिखाई है, अच्छे पेस में ग्रो कर रहा है ये पुणे एरिया में। और हाल ही में इन्होंने अपने 2 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किए हैं बेंगलोर में एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो कंपनी के मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट थी कि वहां भी इनकी लोकल टीम, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन टीम, सप्लाई टीम बहुत अच्छी बन गई है। और अब ये ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके हैं बेंगलोर वाले रीजन में। तो हमको फ्रेंड्स कौन कौन से फैक्टर देखने चाहिए रियल एस्टेट में, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और इस कंपनी का भी उस फाइनेंशियल डाटा जो जो हमको चेक करना पड़ता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। हमको ना देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि रियल एस्टेट कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट महत्व नहीं रखता, क्योंकि जो रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू बुक तब होती है जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, पूरा पैसा कस्टमर का आ जाता है। और जब तक पूरा पैसा नहीं आया रहता है, ये कंपनी उसको एडवांस में ही दिखाती है। तो रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं होता रियल एस्टेट कंपनीज में। और हमको प्रॉफिट एंड लॉस में इतना फोकस नहीं करना चाहिए स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हमको क्या मायने रखता है, हमको देखना है कि प्री सेल्स कितने आए हैं कंपनी के, न्यू लॉन्चेस कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे बढ़ रही है कंपनी। तो आपने देखा, जैसे मैंने बताया कि लोधा ग्रुप अभी जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर रही है। और मुंबई के बाद ये धीरे धीरे पुणे, फिर बेंगलोर। और बेंगलोर में तो एक, वो तो एक आईटी हब है, सिलिकॉन वैली, ऑफ कोर्स सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को इंडिया का। तो आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट को हमको कैसे सोचना चाहिए। हमको रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि जहाँ पे जॉब्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ ऑफिसेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ जॉब्स होती है, वहाँ ये बहुत तेजी से वॉल्यूम ग्रोथ भी आता है। रियल एस्टेट का वैल्यू ग्रोथ भी आता है। वैल्यू ग्रोथ मतलब प्राइजेस भी बढ़ते हैं। आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे कहीं हाई कोर्ट बनता है, या कहीं हॉस्पिटल बनता है, या कहीं ऑफिसेज आते हैं, या कहीं आईटी पार्क खुलता है, तो जॉब्स क्रिएट होती है। ऑब्वियस है, लोगों के रहने के लिए घर चाहिए, तो रेंट के लिए भी लोग देखते हैं। तो एज ए लैंडलॉर्ड भी बहुत आते हैं, वहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। और जिनकी सैलरी ठीक ठाक होती है, जो वहाँ काफ़ी सालों से जॉब करते करते अच्छा खासा पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं, तो वो लोकल भी अपना हाउस परचेस करके रहने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंगलोर रीजन ये इसीलिए फोकस कर रहा है कि वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। आपने देखा ही होगा, प्रेस्टीज ग्रुप के भी बारे में भी हमने बात की थी। प्रेस्टीज ग्रुप अच्छा खासा ग्रो हुआ, उसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है वहाँ। और उसके बाद फिर लोधा, बाकी कई ग्रुप्स एंटर करें, तो लोधा ग्रुप भी बेंगलोर में एंटर कर रहा है और ग्रोथ फेस में पहुंच चुका है
पे। तो आइए अब एक-एक करके हम देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री-सेल्स। कंपनी की प्री-सेल्स आई इसकी अराउंड 4,290 करोड़ की, जो पिछले साल से कंपेयर करें क्वार्टर 2 के डाटा में तो वो 20% का ग्रोथ रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमको प्री-सेल्स देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अपने को मतलब नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसकी एम्बेडेड एबिटा मार्जिन्स भी अराउंड 34% रही। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो अभी पाइपलाइन में जो नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऐड किया है, जो इनका लास्ट ईयर गाइडेंस था कि FY25 में ये अराउंड 21,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अपने पाइपलाइन में ऐड करेंगे, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू रहेगी 21,000 करोड़। और इन्होंने हाफ ईयर में ही, मतलब फर्स्ट हाफ में ही 2025 के, इन्होंने अराउंड 16,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अपनी पाइपलाइन में ऐड कर लिए, चाहे वो अपने खुद के प्रोजेक्ट हों, अपने अपने खुद की लैंड में हो, चाहे ये किसी से जॉइंट वेंचर कर रहे हो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 75% गाइडेंस तो ये अपनी फर्स्ट हाफ में ही मीट कर लिए, जबकि ये क्वार्टर काफ़ी देखा जाए तो इलेक्शंस और मानसून चलते सबका स्लैक था। उसके बाद भी इनका ग्रोथ आई प्रीसेल्स में 20% अराउंड। उसके बाद हम बात करते हैं लीवरेज की। फ्रेंड्स, इनकी बैलेंस शीट में लीवरेज बहुत ही कंट्रोल में है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.27 का है। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कितनी मैनेजमेंट कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कैश बैलेंस अच्छा खासा ठीक ठाक है, डेट पे नहीं चल रही है कंपनी। नेक्स्ट है, इनके कलेक्शंस भी 12% से इम्प्रूव हुए हैं। हमको यही सब डाटा पे चेक करना है कि लीवरेज कितनी है, रियल एस्टेट अगर कोई कंपनी है और उसके प्री सेल्स क्या है, उसके कलेक्शंस कितने हैं। तो कलेक्शंस का भी डाटा इनका अच्छा ही आया है, डिस्पाइट ऑफ मानसून एंड इलेक्शंस 12% इम्प्रूवमेंट आया है कलेक्शंस में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको एक बता दूं, लैंड बैंक हमको जरूर चेक करना चाहिए। अगर हम कोई कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनी को, तो हमको लैंड बैंक, उसके पास इन्वेंट्री कितनी, आने वाले समय वो कितने प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है, उसका प्री सेल ग्रोथ कितनी जा सकती है। और इन्होंने तो आने वाले 5 7 साल में इनकी प्री सेल्स की गाइडेंस ही 20% की है, 20% CAGR की। तो इनका एक लैंड बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके पास पलावा में एक लैंड है, जिसका आज से 3.5 साल पहले 2021 में ये करीब वैल्यू कर रहे थे उस लैंड को 2.5 करोड़ पर एकड़ में। और आज इन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में ही उस लैंड का डील की है 12 करोड़ रुपए पर एकड़। मतलब आप समझ सकते हैं 5x, 5 टाइम्स रियलाइजेशन आया है प्राइजेस का, 5 टाइम्स लैंड की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, इससे आप पोटेंशियल लगा ही सकते हैं। और इनके पास अभी इनका कहना है कि ये उस लैंड को वैल्यू करने जा रहे हैं 20 करोड़ रुपए एकड़ में, 20 करोड़ रुपए पर एकड़ में। तो ये भी इनकी मैनेजमेंट की बात चल रही है, आपस में ऑनगोइंग डिस्कशंस चल रहे हैं इनके, और ये किसी से मतलब डील भी होने वाली है। तो ये बोल रहे हैं अब जब भी नेक्स्ट डील होगी, ये 20 करोड़ से कम में नहीं सेल करेंगे अपने पलावा वाले लैंड को। तो इनके पास है लैंड अप्रॉक्स पलावा में 4500 एकड़ की लैंड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 4500 करोड़ एट द रेट 20 करोड़ पर एकड़, यानी 90,000 करोड़ की तो इनकी लैंड आगे चाहिए। इसमें कुछ प्रोजेक्ट लाएं, चाहे कुछ नहीं, रॉ लैंड की है, नॉन रेसिडेंशियल रॉ लैंड। और अगर ये उसमें प्रोजेक्ट लाते हैं, इंडस्ट्रियल, वेयर हाउस, रेसिडेंशियल, कुछ भी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके ग्रोथ की कितनी पोटेंशियल है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इन्होंने जो अभी ये डील की पलावा में, और पलावा क्यों, क्योंकि पलावा के अभी एवरेज प्राइस है, वो डाटा मैंने ट्विटर में भी शेयर किया था, एवरेज प्राइस है अराउंड 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की। और मुंबई में कहीं भी 20 25 30 हज़ार से अच्छे एरिया में कहीं भी लैंड नहीं, मतलब कोई भी पर स्क्वायर फीट कोई भी फ्लैट नहीं है। और पलावा इसलिए अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इनके मैनेजमेंट तो बहुत बुलिश थी। इनका कहना था कि आने वाले समय में 10 साल में ये पलावा गुड़गांव में बदल सकता है। गुड़गांव तो 25 30 साल लग गए थे गुड़गांव बनने में। तो फ्रेंड्स, पलावा में इंडस्ट्रीज आ रही है, वेयर हाउसेज आ रहे हैं, और बहुत सारे लिंकेजेस, टनल वनल लिंक कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो ये काफ़ी बुलिश है उसमें, वॉल्यूम को भी लेके और प्राइस को भी लेके। दूसरा इनका ये कहना है कि वहाँ पे
जो अभी इन्होंने डील की थी, कॉन कॉल में इन्होंने बताया, वो एक कोई यूएस की डाटा सेंटर की कंपनी है, और डाटा सेंटर आने में बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं, मतलब इतनी आसान नहीं रहता डाटा सेंटर कहीं भी सेटअप करना। उसके लिए बहुत पावर, बहुत एनर्जी कंजप्शन लगती है, बहुत बड़ा लैंड लगता है, बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल और एक्सेट्रा बहुत डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। तो उस जगह में इनको एनओसी मिल गई है। मतलब आप सोचो कि एक डाटा सेंटर आया तो उसके बाद तो लाइन लग जाएगी। तो इनके पास काफ़ी पोटेंशियल है। और बता रहा था मैं फ्रेंड आपको कि पलावा में जैसे इनका डाटा सेंटर का प्रोजेक्ट आया, और काफ़ी इन्होंने अपना रेंटल इनकम के हिसाब से भी काफ़ी वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल्स और वो सबको दिया हुआ है अपने लैंड को, वेयर हाउस छोटे छोटे बना के। तो एन्युटी इनकम भी, एन्युटी पोर्टफोलियो भी इनका बहुत अच्छा है। एन्युटी पोर्टफोलियो मतलब जिससे इनको एनुअल इनकम एज अ रेंटल आती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को आप केवल एजुकेशन पर्पस से ही देखें, और अपना एनालिसिस जरूर करें कोई भी कंपनी में अपना पैसा फंसाने से पहले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।